सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट दैट इज़ पीपीएल। ठीक है, रिक्वेस्ट थी पीपीएल की बहुत ही ज़्यादा, तो मैं पीपीएल कंसिडर कर रहा हूँ। एमआईएस मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने आई एग्री कि मैंने कमिट किया था कि मैं एमआईएस लूँगा, लेकिन एमआईएस मेरे से पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे लिए अभी वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है। और गाइज आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ बार बार वही चीज़ स्पैम मत करिए। मुझे पता है मुझे क्या सब्जेक्ट्स लेना है एंड आई एम टोटली अवेयर कि आपका एग्ज़ाम है, लेकिन आपको ये समझने की भी ज़रूरत है कि मैं भी अभी पूरी तरह से पास आउट नहीं हुआ, मैं फ्री नहीं हूँ। एंड यूट्यूब इज़ नॉट माई सोल कंटेंट। ठीक है, लाइक सोल पर्पस नहीं है मेरा यूट्यूब। यूट्यूब मैं बस आपकी हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ और मेरे से जितना हो सकता है आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, आप मेरे को बार बार मेरे कमेंट्स में स्पैम करोगे, मेरे डीएम्स में स्पैम करोगे, मेरे ग्रुप्स में स्पैम करोगे पीपीएल के लिए, तो ऐसे होगा ही नहीं। जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर लेता, एडिट नहीं कर लेता, तब तक अपलोड होगा ही नहीं ना। और उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 घंटे मेरे को एवरेज लगते हैं हर वीडियो के लिए। ठीक है, सो आपको ये समझने की प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अगर बोला है मैं पीपीएल आपको कल दोपहर तक या शाम तक कंप्लीट करा दूंगा, तो आई गारंटी कि मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, पीपीएल आई नो इज़ रियली टफ बिकॉज इट इन्वॉल्व जावा प्रोग्रामिंग एंड इट्स रियली टफ, आई नो। ठीक है, लेकिन आप बार बार ऐसे यही चीज़ करते रहेंगे ना, तो फिर ऐसे मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि बार बार वही चीज़ स्पैम कर रहे हैं बताने के बाद भी। ठीक है, सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, इतना प्रेशराइज मत करिए मुझे। मैं आपके लिए कुछ अच्छा ही करूँगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं वो उस टाइप का नहीं हूँ कि मैं अपना पर्पस देखूंगा या मैं कुछ अर्निंग के लिए देख रहा हूँ, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, सो प्लीज़ कोऑपरेट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। देखो, यूनिट 3 बहुत ही बड़ा यूनिट है इसमें, क्योंकि बहुत ही ढेर सारी चीज़ें हैं। पता है क्या, इसमें बहुत ही ढेर सारी चीज़ें हैं। लाइक फंडामेंटल्स ऑफ जावा आप अपने से पढ़ लेना, ये ऐसा कुछ खास है नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप एक रीड रीड मारोगे चैट जीपीटी से, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे जो चीज़ें हैं वो बेसिक्स हैं एक्चुअली जावा की। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ सर्टेन बेसिक्स होते हैं। जैसे एक तो होता है जेनरिक बेसिक्स, जैसे इफ एल्स, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें, कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर लूप एंड ये सब। लेकिन जावा के लिए सबसे बेसिक क्या है? क्लास, मेथड्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि जावा इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब आपको ऊप्स नहीं पता है ना, तो आपको प्रीवियस से एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैं ऊप्स आपको रिवाइज नहीं करा सकता, बहुत ही लंबा वन शॉट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं किससे? एरेस से। एरे क्या है? देखो, एरे यहां पे क्यों दिया पता है क्या? बिकॉज इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों डेटा स्ट्रक्चर है? इसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूं? डेटा स्टोर कर रहा हूं। कैन आई से कि एरे में मैं डेटा को स्ट्रक्चर कर रहा हूं? एरे में मैं डेटा को स्ट्रक्चर कर रहा हूं, करेक्ट। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि आप मुझे 3 इंटीजर वेरिएबल्स बना के दो। 3 इंटीजर वेरिएबल्स बना के दो, तो आपने क्या किया? 3 ऐसे इंटीजर वेरिएबल्स बना लिए, ए, बी एंड सी। ठीक है, ऐसा आपने कर लिया। अब मैंने बोला 100 इंटीजर वेरिएबल्स बना के दो, तब आप कैसे बनाओगे? क्या आप ऐसे करोगे? इंट ए, इंट बी, इंट सी, ऐसे 100 बार करोगे क्या? आप मुझे बताओ। नहीं, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन ये आपका टाइम बहुत खा रहा है। देखो, प्रोग्रामर्स बहुत ही आलसी होते हैं। प्रोग्रामर्स बहुत ही आलसी होते हैं, दे बिलीव इन शॉर्टकट्स। सो एरे इज जस्ट अ शॉर्टकट। अब एरे होता क्या है असल में? ये जो मैंने 100 ऐसे वेरिएबल्स बनाए ना, अगर मैं उनको एक साथ जोड़ दूं और एक लाइन में खड़ा कर दूं, एक लाइन में ऐसे खड़ा कर दूं, तो वो क्या बन जाता है? एक एरे बन जाता है। सो बेसिकली एरे, एरे आप ऐसा बोल सकते हो कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनस ऑब्जेक्ट्स। यहां पे मैंने लिखा भी है, एरेज इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली ऑफ होमोजेनस टाइप। होमोजेनस मतलब सेम टाइप का डेटा होता है। अगर नंबर एरे बनाई है तो उसमें नंबर ही होगा, अगर मैंने कैरेक्टर एरे बनाई है तो कैरेक्टर्स ही होगा, अगर मैंने फ्लोट टाइप की एरे बनाई है डेसिमल वाली, तो वो डेसिमल ही होंगे। ठीक है, अब देखो एरे को ना ऐसे विजुलाइज कराते हैं। ये देखो, एरे को विजुलाइज ऐसे कराते हैं। स्ट्रक्ट इसका सिंटैक्स ही ऐसा है। पहला क्या है? ये टाइप। किस टाइप की एरे? इंटीजर टाइप की एरे। किस टाइप की एरे? इंटीजर टाइप एरे। और ये क्या है? एरे का नामकरण। एरे का नामकरण। ठीक है, ये एरे का नामकरण है। ये क्या है? उसके एलिमेंट्स है।
एलिमेंट्स हैं। और इसको एरे बना कौन रहा है, ये इसको एरे ये बना रहा है, ये डिक्लेयर करवा रहा है कि ये जो ARR है ना, दिस इज एन एरे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आते हैं किस पे, कि जैसे मान लो ये देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, ये हमारी एरे है ARR, ये हमारी क्या है, एरे है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स मान लो 71, 9, 61, 2, 4। अब आप बोलोगे यार भैया मेरे को अगर वेरिएबल एक्सेस करना होता है तो मैं सी आउट, जावा में नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, सी आउट ए कर दे दूंगा, सी आउट बी कर दूंगा। लेकिन यार अगर मैं ऐसे लिख दूं सी आउट ARR, तो क्या ये सही है क्या, नहीं, दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि ARR इस पूरे का नाम है, ARR इस पूरे का नाम है। ठीक है, यूजुअली ये अगर आप बोलो तो ये पाइथन या जावास्क्रिप्ट में चल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे हमें क्या लगती है, इंडेक्सिंग। अब आप बोलोगे यार भैया इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग आप ऐसे समझ लो कि आपके घर का पता है। इंडेक्सिंग क्या है, आपके घर का पता है। ठीक है, मैंने आपको बोला सुदामा कॉलोनी करके एक सोसाइटी है, ठीक है, या एक कॉलोनी है सुदामा कॉलोनी। ठीक है, अब ओवरऑल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ओवरऑल तो सुदामा कॉलोनी बोलोगे, लेकिन मेरे को अगर एक फ्लैट बोलना हुआ तो मैं कैसे बोलूंगा, सुदामा कॉलोनी D404, सुदामा कॉलोनी D404। तो ये जो D404 है ना, वो क्या है, इंडेक्स है, वो क्या है, इंडेक्स है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। और इंडेक्स स्टार्ट यूजुअली कहां से होता है, 0 से। और लास्ट इंडेक्स क्या होती है, हमेशा n-1, वेयर n इज द साइज ऑफ एरे, n इज साइज ऑफ एरे। ठीक है, अब ये किस टाइप की एरे है यार, ये किस टाइप की एरे है, वन डायमेंशनल एरे है। किस टाइप की एरे है, वन डायमेंशनल। अब बोलोगे यार भैया ये वन डायमेंशनल क्या है, आप डायमेंशंस की बात क्यों कर रहे हो। मैं आपको बोलता हूं इस एरे को ग्रो कराओ, थोड़ा बढ़ाओ। तो आप कैसे बढ़ाओगे, एक डायरेक्शन में बढ़ाओगे, ऐसे एक डायरेक्शन में ग्रो करेगी। सो इट इज एक्चुअली ग्रोइंग इन वन डिमेंशन, इट इज एक्चुअली ग्रोइंग इन वन डिमेंशन। ये देखो एक ही डायमेंशन है ना, क्या मैं ऐसे बढ़ा रहा हूं क्या, या ऐसे 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 बढ़ा रहा हूं क्या, ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं बस। तो ये सिर्फ एक डायमेंशन है, हेंस इट्स नोन एज वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बोली ना, आप सब ये पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे आते हैं किस पे, एरे के टाइप से वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। अब बोलोगे मल्टी डायमेंशनल बात कर रहे हो भैया आप, मल्टी डायमेंशनल मतलब जो मल्टीपल डायमेंशंस में ग्रो करे, जो मल्टीपल डायमेंशंस में ग्रो करो। हाथ देखो आप, ये ऐसे भी ग्रो कर सकती है और ऐसे भी ग्रो कर सकती है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक Z डायमेंशन आ जाए, जैसे 3D में ग्रो कर सकती है, 4D में भी ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल है। ये देखो, आप ऐसा बोल सकते हो, देखो मैं आपको बताऊं क्या, ये कैसी एरे, ध्यान दो आप, नामकरण, नामकरण किया, टाइप बताया। आप ये डब्बे देखो, ये डब्बे देखो, ये डब्बे देख के आप बता सकते हो कि कितने डायमेंशंस की एरे है। डब्बे कितने हैं, 2। कितने डब्बे, 2। सो हेंस इट्स अ 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे को आप क्या बोल सकते हो, एरे ऑफ एरेस, एरे ऑफ एरेस मतलब एक बहुत बड़ी एरे और उसमें छोटे छोटे एरेस, एरे ऑफ एरेस, है ना। जैसे एरे ऑफ इंटीजर्स बोला तो इंटीजर एरे, वैसे ही एरे ऑफ एरेस तो एरे एरे। समझ रहे हो, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। ये देखो, ये पूरा मेन एरे है मेरा, ये पूरा मेन एरे है और उसके अंदर ये 3 छोटे छोटे सब एरेस। अब आप बोलोगे मैंने ऐसा कोड क्यों दिया है, आपको देखो पढ़ के समझ भी आएगा, आपको ये पढ़ के समझ भी आएगा कि मैं बोल रहा हूं एक बहुत बड़ी एरे और उसके अंदर 3 और एरे। अब मैं बोलता अगर आपको 3 डायमेंशनल एरेस, तो डब्बे कितने बनाता, 3 डब्बे बनाता। कितने डब्बे, 3 डब्बे। अब 3 डायमेंशनल एरे मतलब एक बहुत बड़ी एरे, एक बहुत बड़ी एरे, उसमें छोटे छोटे एरेस और उन छोटे एरेस में और छोटे एरेस। करेक्ट, समझा क्या बोला मैंने, एक बहुत बड़ी एरे, उसके अंदर छोटे छोटे एरेस, फिर उन छोटे एरेस के अंदर भी और छोटे छोटे एरेस, दैट इज 3 डायमेंशनल। ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल आप प्रोसीड करा सकते हो। यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, थ्योरी पढ़ लेना। ये देखो उसका सिंटैक्स भी दिया है, ए रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज, एंड बी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स।
ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, दोज आर इंडाइसेस। अब आप एक 2D एरे को कैसे विजुलाइज कर सकते हो, देखो ये पूरी क्या है, एक एरे है, और ये देखो आप ये वाले पार्ट्स देखो, ये जो ग्रीन में मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ ना, ये देखो ये क्या है, हमारे 1 डायमेंशनल एरेज है, हमारे क्या है 1 डायमेंशनल एरेज हैं। अब इसमें आप नंबरिंग अपने हिसाब से कुछ भी भर देना, 21, 31, 61, 51, 41, 81, 91, 101, 100। तो इंडिपेंडेंटली ये पूरी एक एरे है, ये पूरी एक एरे है, ये पूरी एक एरे है, और कलेक्टिवली ये पूरी खुद एक एरे है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा मैंने क्या बोला यहाँ पे। आगे आ जाते हैं, यही चीज मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। डायरेक्ट आते हैं किस पे, स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग्स भी क्या है पता है क्या, जावा में एरे ही है। स्ट्रिंग्स भी क्या है, जावा में एरे ही है। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग्स यूजुअली हम किसको बोलते हैं पता है क्या, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं। ये देखो COLLECTION, ये क्या है, सिंगुलर में कैरेक्टर है, लेकिन अगर मैंने इसको पूरा कंसिडर किया तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब बोलोगे यार भैया मैं स्ट्रिंग क्यों बनाऊं, सेम वही कॉन्सेप्ट, मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे अपना नाम प्रिंट करके दो, नाम मेरा इनपुट लो और नाम प्रिंट करके दो। तो अब आप ऐसा करोगे क्या, मैं Y इनपुट लूंगा, A इनपुट लूंगा, S इनपुट लूंगा, H इनपुट लूंगा, फिर यश प्रिंट करूंगा, ऐसा करोगे क्या, नहीं। मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, उसमें पूरा मेरा नाम स्टोर करा दूंगा और वही प्रिंट कर दूंगा। इससे क्या हुआ, कोड पढ़ना आसान हो गया, कोड रीडेबिलिटी इंक्रीज हो गई। करेक्ट। अब देखो स्ट्रिंग्स जावा में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका, एक कैरेक्टर एरे बना लो। क्या आपको कैरेक्टर एरे समझ आ रहा है क्या होता है, क्या आपको कैरेक्टर एरे समझ आ रहा है क्या होता है। देखो कैसी एरे होगी, एक कैरेक्टर टाइप की एरे होगी। ठीक है, जैसे ही आपने उसको बनाया, फिर आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराना है। किस में कन्वर्ट कराना है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, अब ये देखो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाई, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाई, फिर ये देखो यार ये क्या है, ये लाइन पढ़ो आप ये अभी याद कर लो, आप ये अभी याद कर लो। ठीक है, फिर मैं अभी आपको बताऊंगा ये कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, नेक्स्ट तरीका क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज करना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज करना। डायरेक्ट आप ऐसे ही बना लो, ये एक सिंटैक्स है, उसमें भी दो तरीके हैं, एक तो न्यू कीवर्ड यूज करके, एक तो न्यू कीवर्ड यूज करके, और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग लिटरल यूज करके। आप बोलोगे यार भैया इसका समझेंगे कैसे, इसको क्या करेंगे। गाइस ये मैं ऐसे आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ये जावा बहुत ज़्यादा आपको आपके लिए लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें आप याद कर लो, अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है तो। जिनका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है उनको ये तुरंत समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, स्ट्रिंग क्लास के कुछ मेथड्स हैं, स्ट्रिंग क्लास के कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स क्या होते हैं, देखो मेथड्स आर यूजुअली ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपने मेरे को इनपुट दिया सोलो स्कॉलर, जो कि स्मॉल लेटर्स में, जो कि स्मॉल लेटर्स में, और उसको मेरे को क्या करना है, कैपिटल करना है, उसको मेरे को क्या करना है, कैपिटल करना है। ठीक है, अब कैपिटल कैसे करोगे, तरीका होता है उसको करने का, तो ये क्या है, एक मेथड है, ये क्या है, एक मेथड है। ठीक है, अब इन मेथड्स को परफॉर्म करने के लिए मैं कुछ प्री डिफाइंड नाम यूज करता हूं, जैसे टू अपर केस देख लो, एक टू अपर केस है, एक देख लो, आगे और भी है, मैं लिस्ट करूंगा। देखो कुछ मेथड्स जैसे क्या हैं, टू अपर केस, देखो कितना इंट्यूटिव नाम है, मतलब टू अपर केस मतलब कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस, कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस, ये एक मेथड एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिटरल की मदद से, ये देखो क्या है हमारा स्ट्रिंग लिटरल का तरीका है, स्ट्रिंग लिटरल की मदद से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, जिसमें क्या स्टोर कराया, सोलो स्कॉलर, जिसमें मैंने क्या स्टोर कराया, सोलो स्कॉलर। अब फिर मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई और उसमें क्या स्टोर कराया, उसमें मैंने क्या स्टोर कराया, एस डॉट टू अपर केस। अब आप बोलोगे यार ये एस डॉट टू अपर केस क्या है, देखो आप मेथड किस पे लगा रहे हो,
किस पे लगा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट पे या एक स्ट्रिंग पे, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि मैंने आपको बोला कि आपको एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अपर केस में, ठीक है। तो किसको कन्वर्ट कर रहे हो, एस को कन्वर्ट कर रहे हो, और उस पे मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, टू अपर केस, ऐसा है। ये जो है ना, ये डॉट ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है, डॉट ऑपरेटर होता है, ये क्या होता है, डॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है। आपको कोई भी मेथड किसी चीज पे यूज करना है ना, तो पहले उस चीज का नाम लिखो, एक डॉट ऑपरेटर लगाओ और फिर उस मेथड का नाम लिखो, दैट्स इट, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस अपर प्रिंट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली लोअर केस का अब आपको डायरेक्टली समझ आ गया होगा। हम आते हैं डायरेक्ट किस पे, कॉनकैट पे। कॉनकैटिनेशन आप समझ लो ना, कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग्स, कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग्स। जैसे मैंने आपको बोला सोलो और स्कॉलर, आपको इनपुट दिया और आपको प्रिंट कराना है सोलो स्कॉलर, सोलो स्कॉलर, आपको ये प्रिंट कराना है। तो अब आप ये कैसे कराओगे, एक स्ट्रिंग बनाओ सोलो नाम से, एक और स्ट्रिंग बनाओ, स्ट्रिंग का कुछ और नाम रख लेना, S1 स्कॉलर नाम से। फिर S में क्या स्टोर कराओ, S डॉट कॉनकैट S1, मतलब इसका मतलब समझो, मेरे को कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म किस पे करना था, आपको मैंने बताया था ना, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका नाम लिखो, उसका नाम लिख दिया और उस पे मेथड कौन सा बुलाया, कॉनकैट, और उसमें पैरामीटर पास किया मैंने S1। मतलब इससे क्या होगा पता है क्या, S1 S के लास्ट में जाके जुड़ जाएगा, बस इतना याद रखो। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करता मैं आपके लिए, बस आप ये लाइन देखा ना तो इतना याद रखो, S1 S के लास्ट में जाके जुड़ जाएगा। तो अगर S की वैल्यू सोलो थी और S1 की वैल्यू स्कॉलर थी, तो क्या होगा, S डॉट कॉनकैट S1 कॉल करने पे कि S1 जो है वो S के लास्ट में जाके जुड़ जाएगा, सो ऐसा सोलो स्कॉलर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इक्वल क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए कि उनकी वैल्यू और उनका केस, मतलब अपर या लोअर केस मैच करता है या नहीं। जैसे ये देखो, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई S1 और स्ट्रिंग S2, ठीक है, और फिर मैंने S1 डॉट इक्वल्स S2 कर दिया, S1 डॉट इक्वल्स S2 कर दिया। अभी आप फिर से समझ जाओ, S1 पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं किसकी मदद से, S2 की मदद से, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंपेयर होंगे, कंपेयर होंगे। अगर ये इक्वल हैं और इनका केस मैच कर रहा है, मतलब ये दोनों लोअर केस में हैं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर। आगे आते हैं इंडेक्स ऑफ। देखो मैंने आपको क्या बोला था, स्ट्रिंग्स भी क्या है, एरेज ही है, स्ट्रिंग्स भी क्या है, एरेज ही है। और एरेज में एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स की मदद से। किसकी मदद से, इंडेक्स की मदद से। तो अब मैंने आपको पूछा कि ओ का इंडेक्स बताओ, ओ का इंडेक्स आप कैसे बताओगे, आप गिनोगे 0 1 2 3, जीरो का ओ का इंडेक्स क्या है 1, तो आप ओ का इंडेक्स प्रिंट कर दोगे 1। इसी चीज को ऑटोमेट किया गया है किसकी मदद से, इंडेक्स ऑफ की मदद से। देखो आपको ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करना है, S1 पे, तो S1 का नाम लिख दो और डॉट ऑपरेटर लगाओ, कौन सा ऑपरेशन, इंडेक्स ऑफ। नाम देखो कितना इंट्यूटिव है, S1 में इंडेक्स ऑफ S क्या है, ये है इसका मतलब, S1 में इंडेक्स ऑफ S क्या है, बस आप ये बता दो मुझे, ठीक है। S1 में इंडेक्स ऑफ S क्या है, अब ये यहां पे आएगा और चेक करेगा S की इंडेक्स क्या है 0, तो ये 0 प्रिंट कर देगा, करेक्ट, क्लियर। अब ऐसे ही कुछ मेथड्स हैं, आप एक बार समझ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, सबसे इंपॉर्टेंट, जावा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे। देखो जावा इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपने अपना स्कूल देखा है, आप, या स्कूल जाने दो, आपको आपकी कार पता है, ठीक है। कार में क्या चीज़ें होती हैं, कार में क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है, क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील, और क्या होता है, ब्रेक्स होते हैं, गियर्स होते हैं, करेक्ट, और क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, ठीक है।
अब कार क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है? ड्राइव, ड्राइविंग, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझाऊंगा, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, शिफ्टिंग गियर्स या शिफ्ट गियर्स, ठीक है। अब आप ये देखो, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और इनमें आपस में जुड़ के क्या बन रही है? एक सिमिलैरिटी बन रही है ना। ये आपस में जुड़ रहे हैं तो एक सिमिलैरिटी बना रहे हैं कि नहीं? आप खुद बताओ, एक सिमिलैरिटी बना रहे हैं। एंड इफ दे आर मेकिंग अ सिमिलैरिटी, तो इस पूरे को ही मैं क्या बोल रहा हूं? कार बोल रहा हूं। और यही कार क्या होती है? एक क्लास होती है। यही कार क्या होती है? एक क्लास होती है। अब आप बोलोगे ये सब क्या है? फिर ये सब क्या है? ये ब्रेक्स, गियर्स, एक्सेलरेटर, इनको क्लास के भाषा में ना, इनको क्लास के भाषा में हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ना, ये क्या? ये ड्राइविंग, ड्राइविंग, ब्रेकिंग, शिफ्टिंग गियर्स, ये सब क्या है? मेथड्स हैं। क्या है? मेथड्स। तो इससे क्या पता चला? क्लास, क्लास क्या है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ, class is a group of components which have a similarity. These components can be classified into two types: data members and methods, ठीक है। data members define the values. स्टीयरिंग व्हील क्या है? एक वैल्यू ही होगी ना, मतलब वैल्यू किस रेस्पेक्ट में होगी? रोटेशन के रेस्पेक्ट में। वैल्यू किस रेस्पेक्ट में होगी? रोटेशन के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली ब्रेक्स स्पीड कम करने ज्यादा की वैल्यू में। गियर्स 1 2 3 4 रिवर्स। एक्सेलरेटर भी सेम चीज होगा, है ना। और फिर ये तो उसके फंक्शंस आपको समझ आ ही रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे यार इसका फायदा क्या है? आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको स्टीयरिंग व्हील अलग दे दूं, ब्रेक्स अलग दे दूं, गियर अलग दे दूं, एक्सेलरेटर अलग दे दूं, सारी चीजें सेपरेट दे दूं, तो क्या आप ऑपरेट करा पाओगे इनको? नहीं करा पाओगे। लेकिन मैंने क्या किया? इनमें सिमिलैरिटी बनाई और इनको एक साथ जोड़ के क्या बनाया? एक कार बनाया। इनमें सिमिलैरिटी बनाई और इनको एक साथ जोड़ के क्या बनाया? एक कार बनाया। अब इससे फायदा क्या हुआ? आप इजीली इसको ऑपरेट करा पाओगे, इजीली यूज कर पाओगे, आपको प्रॉपरली ये समझ आ पाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं थ्योरी पे, अब हम आते हैं थ्योरी पे। यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, देखो। अरे ये कहाँ आ गए हम? यहां पे आना था। देखो, ऐसे क्लास का, अगर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना, कार का एक रियल लाइफ एग्जिस्टेंस है, लेकिन यूजुअली जावा में क्लासेस का रियल लाइफ कोई एग्जिस्टेंस नहीं। मतलब वो बस ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पे हैं, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। वो जब आप उनको बनाते हो, जब आप क्लासेस को बनाते हो, जैसे मैंने मान लो इंटीजर बनाया, तो इंटीजर डेटा टाइप एक वैल्यू ऑक्यूपाई करता है, एक मेमोरी टाइप मेमोरी ऑक्यूपाई करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ, ठीक है। लेकिन जब आप क्लास बनाते हो तो वो कोई भी वैल्यू या मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है। अब ये देखो, सिंटैक्स होता है क्लास बनाने का, ठीक है। जैसे कार बनाने का एक तरीका है, कार क्रिएट करने का, उसकी चेसी बनाने का एक तरीका है, वैसे ही सिंटैक्स की चेसी बनाने का एक तरीका है। ये चेसी है सिंटैक्स की। क्या है? चेसी है। पहला क्या है? एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। आप ऐसा समझ लो, एक्सेस का मॉडिफायर है ये, एक्सेस का मॉडिफायर। अब बोलोगे ये क्या बोल दिया, गंदा है, ठीक है, पढ़ेंगे। क्लास, क्लास नाम वही चीज है, क्लास लिखते हैं हम डायरेक्ट वहां पे। और ये देखो क्लास का नाम, क्लास का नाम मैं क्या बोल दिया? कार। क्लास का नाम मैंने क्या बोल दिया? कार। अब डेटा मेंबर्स हमें पता है, डेटा मेंबर्स क्या है? स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। सिमिलरली मेथड्स भी हमें पता है। अब ये एक नया टर्म है, ये क्या है? एक नया टर्म है, कंस्ट्रक्टर। हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल भी लिया है पर्सन का। मैंने एक पब्लिक क्या था? एक्सेस मॉडिफायर। क्लास पता ही है। पर्सन क्या है? क्लास का नाम है। पर्सन क्या है? क्लास का नाम है। अब ये देखो, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, ये क्या है? डेटा मेंबर है। और मेथड क्या है? से हेलो। मैंने एक पर्सन का मेथड बनाया है से हेलो करके, और उसमें एक मेथड प्रिंट किया हुआ है, चलाया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो माय नेम इज नेम। करेक्ट? क्लियर? समझा? थोड़ा समझा होगा, नहीं समझा होगा एक बार रिवाइंड करके देखना। अब हम आते हैं किस पे? जावा ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। देखो,
आप ऐसा बोल सकते हो कि एक कंपनी है, एक कंपनी है, कंपनी का एग्जिस्टेंस किससे क्रिएट होता है? उसके प्रोडक्ट से। कंपनी का एग्जिस्टेंस किससे क्रिएट होता है? उसके प्रोडक्ट से। सिमिलरली क्लास का एग्जिस्टेंस किससे क्रिएट होता है? उसके ऑब्जेक्ट से। समझा मैंने कैसे रिलेट करा है? कंपनी का ऐसे कुछ नहीं इज्जत है, लेकिन कंपनी को डिफाइन कौन करता है? उसका प्रोडक्ट। टाटा को डिफाइन कौन करता है? उसके स्ट्रॉन्ग बिल्ट कार्स, करेक्ट। वैसे ही क्लास को डिफाइन कौन करता है? एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या पता चला? ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्लास को क्या कर सकते हैं? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट खुद ही एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, ठीक है। और आप ऐसा बोल सकते हो कि जब आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो किसी क्लास का, आप क्या बना रहे हो? एक ऑब्जेक्ट। एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना, वैसे ही क्लास का हम क्या बनाते हैं? एक ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट की मदद से ना मैं मेमोरी असाइन कर रहा हूं अपने क्लास को। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, वो ऑब्जेक्ट की मदद से मैं मेमोरी असाइन कर रहा हूं अपने क्लास को। अब इसको भी डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है, ये देखो, क्लास नेम। क्लास का नाम क्या था? जैसे मान लो मैं पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो मैंने क्लास का नाम क्या लिख दिया? पर्सन। ऑब्वियसली पर्सन पर्सन ही लिखोगे ना। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा एक कंपनी है, वो अपनी गाड़ी बना रही है नेक्सॉन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? टाटा नेक्सॉन लिखता हूं ना। तो टाटा इज क्लास एंड नेक्सॉन इज इट्स ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट, करेक्ट। क्लियर है? अब समझ आ गया होगा, मुझे तो इतना भरोसा है कि अब समझ आ गया होगा। और ऑब्जेक्ट नेम क्या है? कुछ भी हो सकता है, आपका नाम। जैसे मैं रख देता हूं यहां पे क्या? P1। न्यू क्या है? एक कीवर्ड है। न्यू क्या है? एक कीवर्ड है। ये क्यों यूज होता है? टू क्रिएट मेमोरी इंस्टेंस। टू क्रिएट मेमोरी इंस्टेंस, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। यहां पे फिर से क्लास नेम, यहां पे फिर से क्लास नेम। और ये क्या है? पैरामीटर्स। मत समझो अभी पैरामीटर्स क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पैरामीटर्स। आगे आते हैं। सिंपल सा एग्जांपल आपको मैंने बताया था, यहाँ पे पर्सन लिख लो। मैंने क्या किया? पर्सन नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया विच इज नेम, हुज नेम इज P1 इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ठीक है। क्लियर है? अब ये देखो यार, नेम क्या था यार? पर्सन का डेटा मेंबर था। नेम पर्सन का डेटा मेंबर था। यहां से याद करो ना यार। कहां से याद करोगे आप? यहां से याद करो। ये देखो डेटा मेंबर था नेम, मैंने यहाँ पे वही किया। अब मेरे को एक्सेस करना था, नेम को एक्सेस करना था, तो मैंने किसकी मदद से किया? डॉट ऑपरेटर की मदद से किया, ठीक है। देखो प्रोडक्ट कौन है? P1 है, P1 है। अब मेरे को कंपनी को एक्सेस कराना है, कंपनी के मेंबर्स को एक्सेस कराना है, तो मैं प्रोडक्ट से ही कराऊंगा ना, डायरेक्ट कंपनी से कराऊंगा क्या? क्या मैं ऐसे लिखूंगा पर्सन डॉट या टाटा डॉट ऐसा कुछ लिखूंगा क्या? नहीं, मैं ऑब्जेक्ट की मदद से लिखूंगा। हमेशा याद रखना है, मैं ऑब्जेक्ट की मदद से लिखा P1 डॉट नेम इक्वल्स टू यश। तो मैंने यश नाम असाइन करा दिया नेम के डेटा मेंबर को, और फिर मैंने क्या किया? P1 डॉट से हेलो से इसको कॉल कर लिया, ठीक है। गाइस आई अंडरस्टैंड, मैं शायद आपको सही से नहीं समझा पा रहा हूँ। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि आप अभी प्रोग्रामिंग से उतना समझ सकते हो फेमिलियर हुए नहीं हो, और ये अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास या आपके पास कि आप बैठ के ये अच्छे से समझो, ठीक है। मुश्किल से आपके पास 1.5 या 2 दिन है, उसमें भी आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज बेयर विद मी। आगे आते हैं हम किस पे? एडिंग मेथड्स टू क्लास, ठीक है। आपको ये पता चल गया डेटा मेंबर्स क्या होता है। अब आप मेथड्स कैसे ऐड करोगे? ये देखो तरीका है, सिंटैक्स है, एक्सेस मॉडिफायर पहले देना है, फिर ये तो कुछ नया ही वर्ड है, पढ़ेंगे। रिटर्न टाइप, आपको ये पता है फंक्शंस, फंक्शंस पता है? C++ जिन्होंने ऊप्स में पढ़ा होगा, वहां पे हम लिखते थे इंट मेन, इंट मेन। तो इंट क्या था? रिटर्न टाइप था। मतलब मेन क्या रिटर्न करेगा, मेन रिटर्न क्या करेगा, या मेन बदले में क्या देगा हमें, ठीक है। मेन के एग्जीक्यूशन के बाद मेन हमें वैल्यू क्या देगा या आउटपुट क्या देगा, दैट इज इट्स रिटर्न टाइप। अब वॉइड हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर मेथड का नाम, ठीक है। फिर पैरामीटर्स लिस्ट, आपको पता है पैरामीटर्स लिस्ट मतलब उस मेथड के सर्टेन पैरामीटर्स होते थे जो इन पैरामीटर्स लिस्ट में मैं पास करता था, और उसके अंदर फिर कुछ एक्सप्रेशंस और लास्ट में एक रिटर्न,
क्यों? क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सिंपल था आई गेस। आगे आते हैं किस पे? जावा कंस्ट्रक्टर पे। जावा कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। देखो क्या होता है, आपके डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, आपके डेटा मेंबर्स हैं आपके क्लास में। किस में है? क्लास में। ठीक है, आप मुझे बताओ, जब मैं क्लास बना रहा हूं तो क्या मैं डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर रहा हूं? नहीं। कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सो इसलिए मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं ताकि क्लास का कुछ इज्जत रहे, क्लास बन पाए रियल में। फिर डेटा मेंबर्स भी तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, तो डेटा मेंबर्स को रियल लाइफ एंटिटी में बनाने के लिए मैं क्या पास करता हूं? पैरामीटर्स पास करता हूं ऑब्जेक्ट के साथ। अब आपको समझा पैरामीटर्स क्या होता है? ठीक है, पैरामीटर्स आर बेसिकली वैल्यूज जो मैं ऑब्जेक्ट्स के साथ पास करता हूं, जो जाके कॉपी होती है किसमें? डेटा मेंबर्स में, क्लास के। ठीक है, पैरामीटर्स आर वैल्यूज विच आई पास विद द ऑब्जेक्ट सो दैट दे गेट कॉपी टू डेटा मेंबर्स इन क्लास। और ये होता किसकी मदद से? कंस्ट्रक्टर की मदद से। डन बाय कंस्ट्रक्टर, डन बाय कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, जैसे कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है ना, वो क्लास का ही नाम होता है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास का ही नाम होता है। उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कुछ लिखते ही नहीं हम रिटर्न टाइप में, पता है क्या? कुछ लिखते ही नहीं है। ठीक है, फिर उनको हम कॉल कब होते हैं? वो कॉल कब होते हैं? वो देखो ऑटोमेटिक भी कॉल हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है, मैंने आपको बताया ना, मैं ऑब्जेक्ट के साथ अगर पैरामीटर पास कर रहा हूँ या कुछ भी नहीं पास कर रहा हूँ तो मेरे को डेटा मेंबर्स में कुछ तो वैल्यू डालनी पड़ेगी। कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं अगर, तो वो किसकी मदद से हो रहा है? कंस्ट्रक्टर की मदद से हो रहा है। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता ही नहीं है, होता ही नहीं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल देखो, ये देखो, क्लास बनाई, डेटा मेंबर बनाया, डेटा मेंबर बना दिया मैंने। ये देखो, अब आप कंस्ट्रक्टर पहचानोगे कैसे? कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ मेथड, कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ मेथड और अ फंक्शन। ठीक है, कैसे पहचानोगे? क्लास का नाम पढ़ो, क्या है? पर्सन। क्लास का नाम क्या है? पर्सन। मेथड का नाम करो, पढ़ो, क्या है? पर्सन। हेंस इट्स अ कंस्ट्रक्टर। और उसमें पैरामीटर क्या पास है? नेम। अब आप ये लाइन पढ़ो, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ये जो दिस डॉट नेम है ना, ये बता रहा है कि मैं डेटा मेंबर की बात कर रहा हूं, मैं डेटा मेंबर की बात कर रहा हूं। और ये वाला जो नेम है ना, ये बता रहा है कि मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूं। मतलब इससे क्या पता चल रहा है? कि मैं पैरामीटर की वैल्यू डेटा मेंबर में कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, आप ये देखो, पैरामीटर और डेटा मेंबर का नाम सेम है, कन्वेंशनली हम सेम ही रखते हैं। ठीक है, इसीलिए डिफरेंशिएट कराने के लिए मैं कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा हूं? दिस। कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा हूं? दिस। ठीक है, समझा होगा? अब ये देखो, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स पता है हमें, तो क्या कॉल होगा हमारा? कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर में यश वैल्यू स्ट्रिंग में यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। फिर जब कंस्ट्रक्टर रन करेगा तो नेम जो हमारा डेटा मेंबर है उसमें क्या कॉपी हो जाएगा? यश। और फिर मैंने से हाई में क्या नेम को एक्सेस करा है, जब मैं p1 डॉट से हाई प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट करेगा हाय यश। क्योंकि नेम हमारा डेटा मेंबर है ना, उसमें क्या कॉपी हो गया था? यश। किसकी मदद से? कंस्ट्रक्टर की मदद से। ठीक है, आगे आते हैं डायरेक्ट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। देखो, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जब कोई पैरामीटर पास ना करो, कोई भी पैरामीटर पास ना करो अपने ऑब्जेक्ट में, तब क्या कॉल होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तब क्या कॉल होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कोड पढ़ लेना, अब आपको कोड 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? नाम से पढ़ो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब मैं कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास करवा रहा हूं। अगर मैं कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास करवा रहा हूं तो आप मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट में भी तो पास कराना पड़ेगा ना? हाँ भाई, कराना ही पड़ेगा, 100% कराना पड़ेगा। तो ये देखो, वही अभी जो हमने पहले पढ़ा ना, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही था। एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो, कॉपी कंस्ट्रक्टर मैं क्यों नहीं लिखा हूं पता है क्या? क्योंकि जावा में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली एग्जिस्ट नहीं करता, अब नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, उसको हम एक्सप्लिसिटली बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अगर आपको पढ़ना होगा तो चैट जीपीटी से डायरेक्टली पढ़ लेना,
कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आगे आते हैं गार्बेज कलेक्शन। अब इसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ऐसे ही समझते हैं। देखो, आपका घर है, आपका घर है, क्या आप कचड़े में रहते हो? कचड़े में रहते हो क्या? नहीं रहते हो, ऑब्वियसली नहीं रहते हो यार। घर में अगर कहीं आपको डस्ट दिख रहा होता है, कुछ दिख रहा होता है, तो आप क्या करते हो? कलेक्ट करते हो। तो वो डस्ट ही क्या होता है? गार्बेज होता है। क्या होता है? गार्बेज। और कलेक्ट करने को ही क्या बोलते हैं? गार्बेज कलेक्शन। जावा का सबसे बेस्ट, आप बोल सकते हो बेस्ट एडवांटेज क्या है? गार्बेज कलेक्शन। मतलब जब उसको लगता है कि मेरा एनवायरमेंट, मेरा प्रोग्राम या मेरा कोड थोड़ा क्या हो रहा है, गार्बेज से भर रहा है या कचरा भर रहा है उसमें, तो मैं उस कचरे को साफ कर देता हूं। उस कचरे को साफ करोगे तो क्या होगा? जगह बनेगी, जगह बनेगी, है ना। जब आप रूम में कचरा साफ कर देते हो तो थोड़ी जगह बनती है ना। एक जगह होगा जहां पे बहुत कचरा होगा, वहां पे आप सामान नहीं रखते, उसको जब साफ कर देते हो तो जगह बन जाती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जगह कहां बनती है? जगह मतलब स्पेस, स्पेस मतलब मेमोरी। मतलब जब आपने गार्बेज कलेक्शन परफॉर्म किया जावा में, तो मेमोरी मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है, मेमोरी क्रिएट हो जाती है या मेमोरी फ्री हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है गार्बेज कलेक्शन में? देखो, कभी कभी ना ऐसा होता है कि मैं बहुत एक्सेस मेमोरी यूज कर लेता हूं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी ओवरलोड या मेमोरी ओवरफ्लो। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन की मदद से ना मैं ओवरफ्लो भी बचा सकता हूं। करेक्ट, क्लियर है। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन किसकी मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप बताओ? न्यू कीवर्ड की मदद से। जैसे ही मैं न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो वो गार्बेज कलेक्शन के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, जैसे रूम में आप जैसे ही कदम रखते हो, कुछ डस्ट लेके एंटर होते हो, तो गार्बेज कलेक्शन में वो डस्ट इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब ये आपको समझना है। देखो, मैं जब पर्सन P1, ठीक है, पर्सन P1 इक्वल टू न्यू पर्सन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे कर रहा हूं, तो ये पूरा क्या क्रिएट कर रहा है पता है क्या? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मैं रिप्रेजेंट किससे करा रहा हूं? P1 की मदद से रिप्रेजेंट करा रहा हूं। सो बेसिकली P1 इज रिप्रेजेंटिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास। फिर से सुनना, P1 इज रिप्रेजेंटिंग the object of person class and that P1 is known as reference variable. That P1 is known as reference variable. So basically creating an object is like creating a reference variable. ठीक है, क्लियर। जैसे ही हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता है तो क्या होता है पता है क्या? नहीं लगना मतलब क्या है? रेफरेंस वेरिएबल ना होना। कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं है ना, तो ऐसा समझ लो कि रेफरेंस वेरिएबल ही नहीं है। आप समझ पा रहे होगे लाइन से? अगर P1 नहीं होता तो क्या ऑब्जेक्ट होता? नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो क्या क्लास होती? नहीं। क्लियर। जैसे ही नहीं है तो वो क्या हो गया? गार्बेज कलेक्शन के लिए रेडी हो गया। मतलब वो मेरे लिए क्या है? डस्ट है, वो फालतू में मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मार्क करना पड़ेगा कि भाई तुम तो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मार्क एंड स्वीप। मार्क एंड स्वीप में कैसे है कि आप क्लासिफाई कर देते हो कि ये मेरे लिए डस्ट है, ये मेरे लिए क्या है? डस्ट है, और इस डस्ट को क्या करना है? स्वीप करना है। ठीक है, स्वीप करना है। स्वीप मतलब भरना है, किसमें? डस्ट पैन में भरना है। ठीक है, आप ऐसे एकदम नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस से समझा रहा हूं। मैंने डस्ट पैन में भर के उसको रेडी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फाइनलाइजेशन। फाइनलाइजेशन मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जो डस्ट भर रहे हो उसमें कुछ कीमती चीज है, कुछ कीमती चीज है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप डस्ट भर रहे थे तो आपको पेन का कैप मिला आपके, ठीक है, वो पेन का कैप जरूरी था आपके लिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे? उस पेन के कैप को हटा लोगे, उस पेन के कैप को हटा लोगे। जावा में सेम टू सेम वही चीज होता है। हम क्लासिफाई तो कर दिए, लेकिन हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि मेरे को इसको हटाना है या नहीं। और ये डिसाइड किसकी मदद से होता है? फाइनलाइज मेथड की मदद से डिसाइड होता है। किसकी मदद से डिसाइड होता है? फाइनलाइज मेथड की मदद से डिसाइड होता है। आप ऐसा समझ लो कि मैं उस ऑब्जेक्ट का अब क्रियाक्रम कर रहा हूं, लास्ट रिचुअल्स, लास्ट राइट्स परफॉर्म कर रहा हूं। हिट परफॉर्म्स द लास्ट रिचुअल्स बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। मतलब उसका पूजा पाठ कराना, सब कुछ कराना, और फिर एंड में उसको खत्म कर देना। सो दिस इज ओवरऑल इज गार्बेज कलेक्शन। आपको गार्बेज कलेक्शन का पॉइंट लिखना है ना, ये चीजें पढ़ लो
और एक बार रिलेट कराओ कि आप घर कैसे साफ करते हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फिर से वही स्लाइड डाल दी है, कोई बात नहीं। हम आते हैं किस पे, फाइनलाइज मेथड पे। फाइनलाइज मेथड क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर जो हमारा साफ सफाई करने वाला मॉड्यूल है वो कॉल करता है फाइनलाइज मेथड को, और क्या होता है, इट डिटरमाइन करता है कि वो मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं। अब ऑब्जेक्ट ज़रूरी कैसे होगा, ज़रूरी तभी होगा ना जब उसका रेफरेंस वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। अगर P1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर P1 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। करेक्ट, जब आप उसको पॉइंट ही नहीं करा रहे हो, रेफरेंस ही नहीं करा रहे हो, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम होगा ना P1, अगर ये नाम ही नहीं है तो आप इसको एक्सेस कैसे करोगे, कैसे एक्सेस करोगे। अगर आप ये एक्सेस नहीं कर सकते तो क्या आप डेटा मेंबर्स और क्लास एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो यही चीज ये चेक करता है कि P1 एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, आगे और भी कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हटा दो। ठीक है, यही ओवरऑल काम है फाइनलाइज का। अब फाइनलाइज का मैंने यहाँ पे कोड नहीं दिया है, मैंने कोड नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। मैंने रियलाइज़ किया कि अब आप एक लेवल तक ही कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकते हो, उसके बाद फिर आपका सर फटेगा। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं दिया। और ये फाइनलाइज मेथड अब यूज़ नहीं होता, इसको हटा दिया गया। ठीक है, सो आई गेस ये 4-5 पॉइंट ही काफ़ी है आपके लिए, इतना ही समझ लो आप। आगे आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग पे। किस पे आते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग पे। देखो आप ऐसा समझ लो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग का। ठीक है, देखो आप सिंपल सा एग्जांपल क्या समझ सकते हो, जैसे आपने सुना है बाईसाइकिल, आपने सुना है बाईसाइकिल, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। इसमें दो चीज़ें आप कर सकते हो, एक तो आप पैडलिंग कर सकते हो, दो चीज़ें एक्सेलरेट करने के लिए, और एक होता है मोटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो फंक्शन एक ही है, फंक्शन एक ही है, लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। फंक्शन का नाम एक ही है, दैट इज इलेक्ट्रिक बाइसिकल, लेकिन पैरामीटर्स दो टाइप के हैं। एक पैरामीटर की लिस्ट है पैडलिंग की और एक है मोटर की। दिस इज व्हाट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग, दिस इज व्हाट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, शायद ये आपको ना समझाओ। आप क्या बना रहे हो, एक एडिशन फंक्शन बना रहे हो, आप एक एडिशन फंक्शन बना रहे हो जो दो नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एग्जिस्ट, ये ऐड करता है किसको, इंटीजर को। लेकिन मैं बोलता हूं यार मेरे को ऐसा भी चाहिए जो कैरेक्टर्स को भी ऐड करे। ठीक है, तो आपने एक फंक्शन बनाया, सेम सेम नाम का ही फंक्शन दो बनाए ऐड करके, एक में पैरामीटर्स कैसे पास किए, इंटीजर टाइप के, और एक में कैसे पास किए, कैरेक्टर टाइप के। करेक्ट, सो यही पूरा प्रोसेस क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, जिसमें फंक्शन का नाम तो सेम है लेकिन पैरामीटर्स का टाइप वैरी कर जाता है। एग्जाम्पल से समझो, ये देखो मैंने बनाया है कैलकुलेटर, क्या है, क्लास। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर इज अ क्लास। ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है यार, ऑब्जेक्ट ये देखो ना, मेन मेथड में ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ओवरऑल क्या है, ऑब्जेक्ट। और मैं आपसे पूछूंगा यार रेफरेंस वेरिएबल क्या है, रेफरेंस वेरिएबल आप बोलोगे भैया कैल्क है, रेफरेंस वेरिएबल क्या है, कैल्क है। अब मैंने क्या किया, मैंने कैल्क डॉट ऐड कॉल किया, कैल्क डॉट ऐड कॉल किया, तो ये जाएगा कहां, ये जाएगा कहां, कहां जाएगा, दो ऑप्शन हैं इसके पास जाने के, लेकिन ये कहां पे जाएगा पता है, ये डिसाइड यहीं पे होगा, ये डिसाइड यहां पे होगा। कैसे, ये देखो 10 20 क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ पे देखो इसमें भी 10 और 20 एक्सेप्ट हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें कितने एक्सेप्ट हो सकते हैं, तीन। तीन पैरामीटर्स इसमें लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन ऊपर वाले में दो लग रहे हैं, सो ये वाला किस में जाएगा। अब ये देखो, तो जब आप ये कॉल करोगे कैल्क डॉट एड 10, 20, तो ये कंट्रोल किसको पास करेगा, इस वाले मेथड को, ना कि इस वाले को। करेक्ट, सो क्या प्रिंट कर देगा ये,
30 प्रिंट कर देगा। अब मैंने जब ये कॉल किया तो ये किस पे जाएगा, इस पे, क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो आप ये देखो, फंक्शन का नाम क्या है, सेम टू सेम है, लेकिन पैरामीटर्स का टाइप या नंबर्स वैरी कर रहा है। करेक्ट, क्लियर है। सो ये क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। और ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ना कि ये जो डिसाइड हो रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब किसी भी एंटिटी का अगर मल्टीपल फॉर्म्स है, पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, ठीक है। आपको बेंटेन पता है, आपने बचपन में बेंटेन देखा होगा, मतलब बंदा एक ही था, बेन टेनिसन, लेकिन उसके मल्टीपल एलियंस थे, है ना, ह्यूमंगस और ग्रे मैटर, है ना, वेबिग और स्टिंग फ्लाई, ये सब एलियंस थे, आपको पता होगा। सो वो क्या थे, उसके मॉर्फ थे। सिमिलरली फंक्शन एक ही है, ऐड फंक्शन एक ही है, लेकिन उसके मल्टीपल एलियंस हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये देखो उसके एलियंस है ना ये सब। अब वो ऑमनीट्रिक्स की मदद से, या ऑब्जेक्ट, ऑमनीट्रिक्स कौन है, ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स, अब जो ऑमनीट्रिक्स सेलेक्ट कर लेगा उसके हिसाब से वो एलियन कॉल हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। आगे आते हैं एक्सेस कंट्रोल पे। एक्सेस कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी थिंग्स। आप ऐसा समझ लो, एक्सेस कंट्रोल इज बेसिकली अ सिक्योरिटी फीचर। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आपके घर में जो फ्रिज रखा है, आपके घर में जो फ्रिज रखा है, वो दूसरे घर वाला कोई आके रख सकता है क्या उसमें सामान? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसका एक्सेस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, आपने उसके एक्सेस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्सेस कंट्रोल। मतलब जावा में मैं जब क्लास बना रहा हूं तो मैं अपने डेटा मेंबर्स और मेथड्स को एक्सेस कंट्रोल कर रहा हूं, उनका एक्सेस को कंट्रोल कर रहा हूं, ताकि बाकी फाइल्स या जावा क्लासेस उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। अब इसमें तरह तरह के टाइप्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। पब्लिक मतलब आपको पता है क्या, सार्वजनिक, मतलब एनी क्लास कैन एक्सेस, एनी क्लास कैन एक्सेस, और एनी फाइल, फाइल या पैकेज। जावा में फाइल को यूजुअली पैकेज बोलते हैं, जावा में फाइल को यूजुअली पैकेज बोलते हैं। ठीक है। अब प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट में आप ऐसा समझ लो कि जैसे मैंने एक क्लास बनाया पर्सन, और मैंने क्या लिखा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तो नेम को ना सिर्फ उसका क्लास ही एक्सेस कर सकता है, मतलब पर्सन खुद ही एक्सेस कर सकता है और उसके मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये प्राइवेट हो गया। अब प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड मतलब आप ऐसा समझ लो कि सेल्फ क्लास तो एक्सेस कर ही सकती है, एंड सेल्फ क्लास तो एक्सेस कर ही सकती है, एंड सब क्लासेस ऑफ अदर फाइल्स भी एक्सेस कर सकती हैं। सब क्लासेस आपको समझ आ ही रहा होगा, एक मेन क्लास होती है और उसके अंदर सब क्लासेस अगर मैं बनाता गया तो सब क्लासेस हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एक स्कूल ओवरऑल क्लास है और उसके अंदर सब क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये सब क्लासेस है। ठीक है। डिफॉल्ट में क्या होता है, डिफॉल्ट में आप समझ लो कि सेल्फ क्लास तो एक्सेस कर सकती है विद इन द पैकेज, उसके बाहर आप कहीं नहीं जा सकते। सब क्लासेस एंड अदर क्लासेस एज वेल, खुद की क्लास एक्सेस करेगी, उसके सब क्लासेस एक्सेस करेंगे उस फाइल के अंदर ही। आप दूसरी फाइल में बोलोगे कि मैं उनको एक्सेस करना चाहूं, नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। यही चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई हैं। एक्सेस कंट्रोल का पार्ट हो गया और एक्सेस कंट्रोल खत्म हो गया। अब हम आते हैं किस पे, किस पे, देखो ओवरलोडिंग पढ़ा दिया मैंने। आर्ग्यूमेंट पासिंग जो था ना, वो पैरामीटर पासिंग ही है, मतलब आप पैरामीटर पासिंग समझ गए होगे, तो इसलिए मैंने आर्ग्यूमेंट पासिंग अलग से नहीं बताया। ये मेरे को नहीं लगता पूछेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला। आप ये समझ लो स्टैटिक क्या होता है, लास्ट में स्टैटिक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक क्या है, एक कीवर्ड। स्टैटिक क्या है, एक कीवर्ड। आप ऐसे लिखते हो, आपको याद है मैंने यहाँ पे लिखवाया था, कहाँ पे, ये देखो मेथड्स, जब मैं आपको समझा रहा था मेथड्स को
ऐड करने का, तो यहाँ पे स्टैटिक लिखवाया था। अब स्टैटिक का मतलब समझो क्या है। स्टैटिक के जो, जैसे ही आप किसी भी मेथड को और डेटा मेंबर को स्टैटिक कीवर्ड देते हो, तो आपको उनको एक्सेस करने की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको उनको अगर एक्सेस करना है तो आप बिन ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये देखो, मैंने एक क्लास बनाई पर्सन नाम से, मैंने एक क्लास बनाई पर्सन नाम से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला पब्लिक स्टैटिक वॉइड हाई करके एक मेथड बनाया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या प्रिंट कर दिया इसमें मैंने, हेलो। अब आप से मैं पूछता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन अपना यहाँ पे जब आएगा, और मैं आपसे बोलता हूं कि इसको एक्सेस कराओ, तो आप एक्सेस कैसे करोगे? आप बोलोगे मैं एक पर्सन का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम है p1 यूजिंग न्यू कीवर्ड, और फिर p1 डॉट हाई एक्सेस कर लूंगा। मैं बोलता हूं कि मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एक तो ये तरीका है हाई को एक्सेस करने का, मेथड 1, और दूसरा तरीका क्या है, ऐसे लिख देने का सिर्फ। ये जो तरीका है ना, ये तभी पॉसिबल है जब आप स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रहे हो अपने मेथड या डेटा मेंबर्स के साथ। अगर मैं यहां से स्टैटिक कीवर्ड हटा दूं ना, अगर मैं यहां से स्टैटिक कीवर्ड हटा दूं और आप बोलोगे कि मैं ऐसे कॉल कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर मैंने स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया तो। इसीलिए स्टैटिक कीवर्ड का यही सिग्निफिकेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। आप जब देखो, जब आप जावा का मेन फंक्शन लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो जब जावा की कोडिंग की गई रहती है ना, तो वो मेन को डायरेक्ट कॉल करते हैं, क्लास का नाम नहीं डिफाइन करते। ठीक है, क्लियर है? सो ये स्टैटिक का पॉइंट था। रही बात बाकी चीजें आपको लगेंगी नहीं, बाकी चीजें नहीं पूछेगा, जितना मेरे को अंदाजा है पूछा नहीं है शायद। और अगर पूछेगा भी ना, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपने अगर किसी पीवाईक्यू में ये सब चीजें देखी हैं, ये सब चीजें देखी हैं और आपको लग रहा है कि पूछेगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मेरे को बोल देना है एक बार कि भैया ये सब चीजें पूछा गया है, एक बार ऐड कर दो पीडीएफ में, मैं पीडीएफ में प्रॉपर और इजी वे में ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो ये यूनिट यहीं पे खत्म होता है। बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूनिट है, एक बार में समझ नहीं आएगा, आई एग्री। प्लीज प्रॉपरली पढ़ना, नोट्स प्रॉपरली पढ़ना है, एक बार समझ के लेना। आई एम वेरी श्योर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आज अपलोड करूंगा यूनिट नंबर 4, और आई विल ट्राई कि मैं यूनिट नंबर 5 भी आज ही अपलोड कर दूं। ठीक है, सो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट आप प्लीज मानना, मेरे को भी कंसिडर करना, मैं भी इंसान ही हूं। ठीक है, और यूनिट 4 के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।